मातृभाषा इस देश में किसे माना जाए? समग्रता को हम अगर ध्यान में रखते हुए बात करें तो हिंदी इस राष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा होनी चाहिए। आज का जो बच्चा है वो अंग्रेजी नहीं बोलता है तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। जिस भी विद्यालय में या महाविद्यालय में जाना होता उसके पहले वो गुरु के शरण में जाते थे, गुरु आज्ञा के बाद वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा में संस्कृति का समावेश था। आज शिक्षा से संस्कृति ही गायब है। अतिथि देवो भव, मगर वर्तमान में ये बदल सा गया है। वहां लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। कहते हैं ना, बदलते भारत का ये स्वरूप भी हम देख रहे हैं कि जहाँ अतिथि के आगमन पर पहले खुशियां मनाई जाती थी, आजकल अतिथि कब जाओगे जैसी फिल्में बनने लगी है। इतना विखंडन आ चुका है कि पिक्चरों के माध्यम से भी दिखाने लगा कि अतिथि आप पर बोझ होता है, जबकि हमारे यहाँ अतिथि देव की परंपरा है। पानी आला पानी बाबा आजा, ककड़ी भुट्टे ले आ। तो ये हमारे यहाँ क्यों सिखाया जाता था? प्रार्थना थी वो हमारी कि पानी को, बरसात का आमंत्रण कर रहे थे क्योंकि हमें बारिश की आवश्यकता है। और हमने बच्चों को क्या सिखा दिया? रेन रेन गो अवे। हम यही कहते हैं ना, प्रकृति प्रार्थना सुनती है, प्रकृति देवी है, तो उसने सुना है कि रेन रेन गो अवे। जंतर मंतर में तो देखा कितने छोटे बच्चों ने कितनी अभद्र भाषा का उपयोग किया। कि देश में एक बच्ची ये नारे लगा रही कि 4 चवन्नी घोड़े पर। ये भाषा भारत की कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ ये जेनजी, मिलेनियम और इन सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता। भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं वो नए नए नैरेटिव इस देश के अंदर पहुंचाते हैं, नई नई शब्दावलियां गढ़ते हैं, नई नई परिभाषाएं देते हैं। एक ऐसा संगठन भी चल रहा है जिसमें भाषा की मर्यादा है। संघ ने ये सिखाया है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। आप अगर नमस्ते सदा वत्सल्य कहेंगे, यानी कि आप भारत भूमि को नमस्ते कर रहे हैं, आप भारत भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, तो आपके भीतर राष्ट्र जिंदा है, जागृत है। आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई उत्पाद व्यक्तित्व बन रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निकल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों योद्धा तैयार करे, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग तैयार करें। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती। भाषा हमारी सोच है, हमारी स्मृतियां हैं और हमारी पहचान है। हमारे शब्दों में केवल हिंदी नहीं होती, उनमें सदियों की संस्कृति, संस्कार और भारतीयता भी साथ चलती है। भाषा से संस्कृति तक, संस्कृति से पहचान तक और पहचान से भारतीयता तक। डॉक्टर अर्पण जैन, अविचल। हिंदी भाषा, पत्रकारिता और साहित्य के लिए समर्पित एक सक्रिय आवाज। हिंदी में 40 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाकर विश्व कीर्तिमान बनाने से लेकर 15 पुस्तकों के लेखन और अनेक राष्ट्रीय सम्मानों तक उनका सफर हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के प्रति निरंतर समर्पण की कहानी है। देश भर में पत्रकारों को संगठित करने, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए चलाए गए अभियानों ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। आज वे देश भर में हिंदी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हिंदी योद्धा के रूप में पहचाने जाते हैं। 15 अगस्त के इस विशेष अवसर पर राजीव टाइम प्रस्तुत करता है एक विशेष संवाद। आजादी के अमृत भाव और मातृभाषा के सम्मान को समर्पित इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना राजीव टाइम्स परिवार की तरफ से। आज इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष प्रस्तुति पर एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। पॉडकास्ट का विषय है हिंदी भाषा, मातृभाषा। मध्य प्रदेश के ही जनजाति क्षेत्र कुक्षी से निकले एक शख्स जिसने इस देश में तकरीबन 15 से ज़्यादा राष्ट्रीय और प्रादेशिक सम्मान से सम्मानित 1 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों का रचना की, ऐसे डॉक्टर अर्पण जैन, अविचल, जो आज हमारे विशेष अतिथि है। डॉक्टर अर्पण जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। पॉडकास्ट है तो स्टूडियो तो है नहीं, न्यूज़ चैनल वाला पार्ट है नहीं, ये पॉडकास्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मातृभाषा इस देश में किसे माना जाए? देखिए,
भारत भाषाई विविधता का देश है। यहाँ पर डग डग रोटी पग पग नीर, और साथ साथ में 4 कोस पे बानी बदल जाती है। तो बात मातृकुल परिवेश की है, तो हर व्यक्ति की अपनी एक अलग मातृभाषा है। जो महाराष्ट्र से आते हैं उनकी मराठी मातृभाषा है, जो कश्मीर से आते हैं उनकी कश्मीरी है, जो तेलुगु से आते हैं उनकी तेलुगु है, कन्नड़ है। विवाद यहाँ पर इस देश में मातृभाषा का कभी रहा ही नहीं है। और अगर हम सार्वभौमिक रूप से बात करें, समग्रता को हम अगर ध्यान में रखते हुए बात करें, तो हिंदी इस राष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 50% से अधिक लोग जो है वो हिंदी भाषी हैं। तो मातृभाषाएं विभिन्न हो सकती है, राष्ट्रभाषा राजभाषा एक है, वो हिंदी है। हिंदी का एक कहा जाता है कि उर्दू और हिंदी दोनों बहन बहन है। क्या वाकई में इसका पूरा अंदर गहराई क्या है इस चीज की? देखिए, बहन कहने में कहीं कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि उर्दू भी इस भारत की भाषा है। कई तरह के भ्रम है कि ये फारस से आई हुई, फारसी से निकली हुई, जबकि उर्दू के अगर मूल में जाएंगे तो उसका भी जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ। तो ये सहोदरी भाषा कह सकते हैं इसको। एक ही उधर से जिनका जन्म हुआ है वो उधर है भारत। और भारत प्रशांत महासागर की तरह गहरा है। इसकी जड़ों को अगर आप जब नापने जाएंगे तो इसकी था नहीं मिलेगी। तो ये भाषाएं सबका जन्म हिंदुस्तान से हुआ है, भारत से हुआ है। उर्दू को हिंदी की बहन कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति और आपत्ति भी नहीं है। उर्दू को तो हमें बड़े मन से स्वीकार कर लेना पर चाहिए। मीठी भाषा और अगर सम्मानजनक भाषा कहें या ऐसी एक तहजीब वाली भाषा कहें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू में ज़्यादा तहजीब है, या भारतीय जो हिंदी भाषा है, दोनों में क्या फ़र्क माना जाए? बात जब तहजीब की करिए तो हम प्रणाम निवेदित करते हैं, वो सलाम करते हैं। कहीं भी तहजीब को लेकर भाषाओं में कोई बेर नहीं है। उर्दू भी उतनी ही प्रामाणिक और तहजीब वाली भाषा है जितनी हिंदी है, क्योंकि भाषाएं हमेशा संवाद स्थापित करती है। भाषाएं हमेशा प्रणाम करना सिखाती है। भाषाएं हमेशा लोक के बीच में, जनमानस के बीच में बातचीत का एक सरल माध्यम होती है। तो माध्यमों से कभी हम ये तय नहीं कर सकते कि इनकी ऊंचाई क्या होगी या इनमें कितनी तहजीब होगी। जितना हिंदी का स्थान इस भारत में, उतना ही उर्दू का भी स्थान है। उर्दू को बोलने समझने वाले कम लोग हैं, हिंदी को बोलने सुनने समझने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरह का बेर तो कहीं भाषाई रूप से न सामने आता है न स्वीकृत है। अच्छा अर्पण जी, मुझे एक बात समझिए, ये भाषा का सफ़र अर्पण जैन का शुरू कैसे हुआ? क्योंकि जिस प्रांत से आप आते हैं, जिस जनजाति क्षेत्र से आप आते हैं, वहाँ पर एक अलग तरह की भाषा भी बोली जाती है, जिसे आदिवासी भाषा कहते हैं, है ना। वहाँ के कुछ गाने भी बहुत मशहूर हुए। बिल्कुल सही है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिन गानों पर आज भी लोग बड़े अलग तरीके से थिरकते हैं। और वही गाने और वही उस क्षेत्र से निकल कर के आना और एक हिंदी भाषा की ओर अग्रसर होना। हिंदी भाषा को आपने कितने, तकरीबन मेरे ख्याल से 40 लाख आपने हस्ताक्षर कराए हैं। तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? इस राष्ट्र में जब अपनी भाषा को सम्मान ना मिले, तब अर्पण जैन जैसे युवा का खून खोलता है। मेरा मूलतः शैक्षणिक अध्ययन जो है वो इंजीनियरिंग हुआ है। कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग करा। मैं पत्रकारिता में भी शुरुआती दौर में आ चुका था। मैं पत्रकारिता तक टिका हुआ रहता। एक दिन अनायासी पत्रकारिता कार्य के कारण, किसी नाम नहीं लूंगा मैं, एक आईपीएस सज्जन से मुझे मिलने उनके घर जाना हुआ। जब वहाँ मैंने सुना उनकी बालिका अपनी, मतलब आईपीएस की धर्मपत्नी यानी अपनी माता से वो शिकायत कर रही थी कि मम्मा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रैंड माँ बिकॉज शी इज स्पीकिंग हिंदी एंड शी इज लुकिंग सो पुअर, शी इज वेयरिंग साड़ी। अब मैंने कहा यार ये भाभी जी अब इसको एक थप्पड़ जरूर लगाएगी, मैं इस उम्मीद में था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सज्जन आए हमारे आईपीएस मित्र, तो भाभी जी शिकायत का पुलिंदा लेकर उनके साथ बैठ गई। बोले आप अर्पण भैया से बाद में बात करना, पहले मेरी बात सुनो। तो बोले बताओ। बोले आज बेटू ये बोल रही थी कि वो दादी के साथ कंफर्ट नहीं है, वो हिंदी बोलती, क्यों ना हम मम्मी को वृद्धाश्रम भेज दें। मैंने कहा आप भाई साहब मेरे जाने के बाद कुछ अच्छे वचनों से भाभी जी का स्वागत करेंगे। नहीं हुआ ऐसा भी। 3 दिन बाद मैं उनसे कार्यालय में मिलने गया तो उन्होंने बताया यार वो अर्पण तुम आए थे, जब वो सब घर में देखा ही था तुमने। मैं कहा हाँ क्या किया? तो किया क्या यार, घर में बहुत परेशानी हो रही थी तो मम्मी को एक वृद्धाश्रम में भेज दिया।
ओ माय गॉड। अच्छा। वहां से अर्पण जैन का जो टर्न अराउंड पॉइंट था वो शुरू हुआ। मैं कहा यार एक भाषा के लिए एक बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में जाना पड़ सकता है। अच्छा। 6 महीने बाद, 6-8 महीने हुए होंगे, वही आईपीएस सज्जन व्हाट्सएप पे मुझे एक शोक पत्रिका भेजते हैं। और वो शोक 6 महीने के अंदर? 6 या 8 महीने लगभग। और वो शोक संदेश ये था, शोक पत्रिका था कि माता जी का निधन हो गया है और उनका जो भी क्रियाकर्म है वो इस तारीख को। उस रात में सो नहीं पाया। मुझे ये दिल को छू गई। तकलीफ देने लगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस राष्ट्र में मैं रहता हूँ, जिस राष्ट्र का अन्न पानी मैं ग्रहण करता हूँ, जिस राष्ट्र की भाषा ने मुझे पोषित पल्लवित किया है, क्या वो हत्यारिन हो सकती है? तब लगा कि नहीं, भाषा ने हत्या नहीं करी है। भाषा को बोलने सुनने समझने वालों में जो विकृत मानसिकता आ गई है, उन्होंने ये हत्या करी, क्योंकि मैं इसे सामान्य मौत नहीं मान रहा था। उसी दिन से एक आंदोलन शुरू हुआ, जिस आंदोलन का मुख्य ध्येय रहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने और हिंदी को उचित सम्मान मिले इस राष्ट्र के अंदर, और हिंदी को न केवल सम्मान मिले बल्कि हिंदी के कारण इस तरह की हत्याएं न हो। तो एक इंजीनियर लड़का, एक पत्रकार जो काम कर रहा था फील्ड में, क्षेत्र में जाकर खबरों को खोज रहा था, वो हिंदी योद्धा बन के आपके सामने आ गया। वो घटना इतनी दिल को छू गई। जी हाँ, उस घटना ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कई रातों तक मैं इस विचार में रहा कि मेरे देश की संस्कृति किसी की हत्या का कारण तो नहीं हो सकती, और ये विदेशी साजिश भी नहीं कहूँगा मैं इसे। आप ऐसे समझिए कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इतना हमें दिमागी रूप से विपन्न कर दिया है, गुलाम कर दिया है कि हम अंग्रेजी की दास्तां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को हमारी लोक बोलियां, देशज संस्कृति, भाषाएं ये सिखाई नहीं पा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें बोलना सुनना समझना हीनता बोधक है, जबकि सुई से लेके हवाई जहाज तक यदि आप हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं तो यकीन जानिए निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी की आवश्यकता होगी। पर हम क्या करते हैं कि नहीं, हम बच्चों पर अंग्रेजी का बोझ डाल देते हैं, उन्हें ये सिखाते हैं कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप कमज़ोर हैं, आप विपन्न हैं। जबकि हमारा सांस्कृतिक वैभव यदि आपके भीतर नहीं है, भारत आपके दिल में नहीं पलता, तो आप विपन्न हो जाते हैं। आप कैसे अपने आप को संपन्न मान लेंगे एक अंग्रेजी और ऐसी भाषा जिसको भारत में 2% से ज़्यादा लोग नहीं बोलते? भारत का कोई बाजार इतना बड़ा है, अगर आज भारत का बाजार में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा होती तो भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार अंग्रेजी भाषा में होते। क्यों चुनाव प्रचार हिंदी में होता है? सही बात। आज चुनाव प्रचार तो वो लोकल भाषा में करते हैं, देशज भाषाओं में करते हैं। तमिल में जाते हैं तो तमिल में बात करते हैं, जब कर्नाटक में जाते हैं तो कन्नड़ में बात करते हैं, कन्नड़ की भाषाओं में, वहाँ पे जो कन्नड़ क्षेत्र की अन्य छोटी छोटी बोलियां उनमें बात करते हैं। तो इस तरह अंग्रेजी को अपने ऊपर इतना बोझिल क्यों बना लेना, अपने ऊपर कितना हावी क्यों कर लेना है? और इसी कारण भारत का विखंडन होना शुरू हो गया। इसलिए अर्पण जैन को इस छोटी सी घटना से, ये छोटी घटना बड़ी बन गई और उसने तोड़ दिया अंदर से। तब जाके एक आंदोलनकर्ता अंदर से पैदा होता है कि यार मेरे देश में मेरी भाषाएं हत्यारिन नहीं हो सकती। 15 अगस्त के दिन ये देश जब स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, जब एक आंदोलन के चलते आजाद हुआ था, वैसे ही आप एक हिंदी भाषा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। पर क्या लगता है, भारत में इतने सारे प्रांत हैं, इतने सारे प्रदेश हैं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, हिंदी को कहाँ देखते हैं आप? बात 15 अगस्त की हुई है और हम 15 अगस्त पे बैठकर आज़ादी के ध्वज तले जिस स्वाधीनता समर को याद कर रहे हैं, मुझे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि दिन 15 अगस्त का ये कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वह अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो दिन 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने जिस विडंबना को लिखा है, सुनाया है, लोक में गाया है, वो पीड़ाएं आज भी जिंदा हैं। भारत की आज़ादी के 78 बसंत पार हो चुके हैं। हम उस दिन को याद कर रहे हैं जब पासे सारे पलट गए थे दुश्मन की चाल के, और अक्षर सभी उलट गए थे भारत की भाल के। 47 को याद करें, और आज जब हम 2026 में बैठे हैं तब देखते हैं तो लगता है कि अभी भी आज़ादी अधूरी है। हम निश्चित रूप से गगनचुंबी इमारतों को तो इस राष्ट्र में बनता बिगड़ता देख रहे हैं, पर आज भी अंतिम जन, जिसे अंत्योदय कहा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाषा में, उनके शब्दों में, वो अंतिम जन तक, अंत्योदय तक, जिसे गांधी अंतिम जन के नाम से याद करते हैं,
आज़ादी अभी नहीं पहुंची है। उसे अभी शिक्षित होना बाकी है, उसे बेरोजगारी का अपने ऊपर से तमगा हटाना बाकी है, भारत में भाषाई सौंदर्य आना बाकी है, भाषाई एकता आना बाकी है, सांस्कृतिक रूप से संपन्नता आना बाकी है। तो आज़ादी धीरे धीरे अभी युवा हुई है। भारत अभी युवा देश है। महज 77-78 वर्षों में जितनी प्रगति हम कर सकते हैं निश्चित रूप से हमने की है। आईआईटी और आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थान बनाए, पर हम नालंदा को भी ना भूलें जिसके कारण भारत का वैभव रहा है। आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है। पर मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक ट्रांजैक्शन आया इस देश में आज से पूर्व, जब ऋषि मुनियों का ये भारत, जिसे जम्बू द्वीपे भरत खंडे बोला जाता था, तब संस्कृत भाषा भी रहती थी। फिर बाद में संस्कृत के बाद में एक हिंदी भाषा आई। आज अंग्रेजी हिंदी पर हावी हो गई है। आज का जो बच्चा है वो अंग्रेजी नहीं बोलता है तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। इन तीनों में क्या वाकई में भाषा या बचपन या देश का युवा भटक सा रहा है? निश्चित रूप से इसमें माता पिता और शैक्षणिक संस्थानों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। हम जब बचपन में थे तो हमारी दादी ये सिखाती थी कि पहले देव दर्शन होगा, उसके बाद सारे काम होंगे। हमने देव दर्शन की परंपरा बंद कर दी। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी जब अध्ययन करते होंगे तो उन्हें अध्ययन के लिए जिस भी विद्यालय में या महाविद्यालय में जाना होता उसके पहले वो मंदिर होके जाते थे, मंदिर या किसी गुरु के शरण में जाते थे। गुरु आज्ञा के बाद वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा में संस्कृति का समावेश था। आज शिक्षा से संस्कृति ही गायब है। आज हम बच्चों को हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना सिखाते हैं, हम उन्हें देव नहीं सिखाते, दर्शन नहीं सिखाते, प्रभु नहीं सिखाते, परमात्मा नहीं सिखाते, संस्कृति नहीं सिखाते और उनके भीतर राष्ट्र नहीं जगाते। यदि आपके हृदय में हिंदुस्तान है, हृदय में भारतीयता है, तब आप जाकर इस संस्कृति के प्रति उतने ही चैतन्य रहेंगे। हम उन्हें समरसता नहीं सिखाते, हम उन्हें भेद करना सिखा देते हैं। तो जो पीढ़ी हमारे पूर्व में थी या हम तक है, आज की पीढ़ी में वो सब समाप्त होते दिख रहा है। जिस तरह की उनकी भाषा शैली हो गई है, जिस तरह का उनका आचरण हो गया है, वो निश्चित रूप से भारतीयता कहीं भी उसमें दर्शनीय नहीं है। भारतीयता ही नहीं है तो जब भारत ही नहीं रहेगा हृदय में तो भारतीयता कहाँ शेष रहेगी। तो ये आज जो हम देखते जा रहे हैं कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी पीढ़ी संपन्न से विपन्न होती जा रही है, तो उसके दुष्परिणामों के लिए शिक्षक, माता पिता सब जिम्मेदार हैं। हमें घर में सिखाना चाहिए। संस्कारों का पहला ककरा माँ सिखाती है। यदि माँ ही कमजोर होगी तो आप यकीन कैसे जानेंगे या कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि बच्चा मजबूत हो जाएगा, संतति मजबूत हो जाएगी। तो पहले माता पिता को अपने आप को संपन्न बनाना होगा, उन्हें अपने आचरण में भारत लाना होगा, तब जाके वो अपने बच्चों में ये संस्कार दे पाएंगे। और संस्कार दादा दादी नाना नानी के कहानी किस्सों से होते थे, हमने वो खत्म कर दिए, वो परंपराएं खत्म कर दी। पहले दादी नानी रात को कहानियां सुनाती थी। आज पर उसी का परिदृश्य है कि आज मोबाइल आ गए हमारे बच्चों के पास। मोबाइल, वही माता पिता की सबसे बड़ी गलती है कि माँ को खाना बनाना है, कोई काम करना है तो अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसे बिठा दिया। अरे उसे पुस्तक देने की आदत डाल देते। हमें तो हमारे माता पिता ने किताबें पढ़ाई जिससे आज भी हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे माता पिता के जमाने में कहते हैं कि मोबाइल नहीं था पर उनके पास और भी साधन थे, टीवी आ चुका था, पर हमें तो टीवी के सामने नहीं बिठाया, हमें किताबें हाथ में दे दी तो हम पढ़ने लिखने वाले हो गए, पढ़ लिख रहे हैं। हमें आज माता पिताओं को ये समझने की आवश्यकता है कि मोबाइल कितना आवश्यक है और दादा दादी नाना नानी ये रिश्ते नातेदार कितने आवश्यक हैं। आज के बच्चे ये पहचानते नहीं कि ये मेरी बुआ के ससुर जी हैं और ये उनके पिताजी हैं। वो बुआ तक पहचान जाए बहुत बड़ी बात है। ये बुआ की देवरानी है और वो भी हमारी बुआ है, ऐसा आजकल के बच्चे नहीं जानते। हम जिस परिवारों में छोटे परिवारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एकल परिवारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये कुटुंब परंपरा नहीं है हमारी। इसमें कुटुंब प्रबोधन की बहुत आवश्यकता है। परिवार का सामूहिकरण आवश्यकता है उसकी। परिवार में साथ बैठकर भोजन करने की आवश्यकता है। परिवार में संस्कार देने की आवश्यकता है और वो संस्कार जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे, आप किसी पीढ़ी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हृदय में हिंदुस्तान रखकर, हृदय में भारत रखकर भारत की संस्कृति से प्रेम कर पाए। आपने बहुत अच्छी बात करी। मुझे याद आता है कि आपने जैसे कहा मुझे कि एकल परिवार हो गए, कुटुंब परिवार प्रबोधन कैसे होगा। मुझे लगता है ऐसा कि अभी हम भाषा पे बात कर रहे हैं, थोड़े समय बाद में हम रिश्तों पे बात करेंगे, निश्चित रूप से, है ना। कि जो आज चाचा है, चाची है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मौसी है, ये आने वाले 2-4-10 सालों बाद में तो खत्म से हो रहे हैं। क्योंकि जब न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, एकल परिवार हो रहा है,
और हम दो हमारा एक, हाँ, ना उसकी बहन, ना उसका अगर भाई। बहन नहीं या भाई नहीं तो मामा नहीं, हाँ, मौसी नहीं, चाचा नहीं। तो क्या भाषा के साथ में ये भी गंभीर विषय है कि रिश्तों को कैसे बचाया जाए। आप भाषा को बचाने के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, सालों पर क्या इस पहले देश का नागरिक इन रिश्तों को बचाने के लिए क्या ऐसा कार्य करें कि जिससे ये रिश्ते बचे रहें और आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिश्ते सम्मानित होते रहें। सालों पहले एक नारा बुलंद हुआ था, एक था डायनासोर, आपने भी सुना होगा। क्यों? क्योंकि अब डायनासोर दिखाई नहीं देते। उनके जीवाश्म, उनके अंडे हमारे क्षेत्र बाग और मांडव में कहीं मिले थे, वो संरक्षित हो गए। जब हम आज़ादी की एक शताब्दी मना रहे होंगे, 2047 का भारत, तब तक ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि एक थे रिश्तेदार। ये एक थे रिश्तेदार भारत की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हम अतिथि देवो भव वाले देश हैं। हमारे यहाँ बुआ आती है तो बुआ के साथ फूफा जी भी आते हैं, फूफा जी के भाई भी आते हैं, उनकी बहन भी आती है ना। हमारे परिवारों में दादा आते हैं तो दादा के साथ उनकी भी बुआ आती है, उनकी भी बहन आते हैं, उनका भी ननियाल आता है, पूरा कुनबा सारा होता है। कुनबा होता है। पर आजकल के बच्चों में, और ये माता पिताओं की गलती है, आजकल की जो बच्चियाँ माँ बन रही है और वो किसी घर में जाती है तो ये स्थिति बना लेती कि यार मैं किसी रिश्तेदार को अलाउ नहीं करूंगी। ये पहली शर्तें होने लगी है विवाह के समय। हमारे दौर में कभी इस तरह की शर्तें नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आप ये बात मानिए, और ये शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में रिश्ते नातेदारों का आना जाना लगातार रहता है, जिस घर में, पुराने लोग कहते थे कि जिस घर में दूध ज़्यादा होता है और चाय ज़्यादा बनती है वो घर बहुत संपन्न होता है। उसमें घर की जो गृहिणी होती है वो बहुत विनम्र होती है और वो रिश्ते नातेदारों को संभालने वाली होती है। पर ये आज परंपराएं कहाँ रही? आज 4 से 40 होते हैं, 40 तो बहुत बोल दिया, 10 लोग यदि घर में आ जाए तो गृहिणी कहती है अरे इनका खाना बनाना पड़ेगा, हम जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। तो ऐसे तो परिवार नहीं बचेगा। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, अनुकरण करने का परिणाम है ये कि हम जिस संस्कृति का अनुकरण, अंधानुकरण कर रहे हैं। मेरा भी कभी, आप अगर मेरे आंदोलन काल को देखेंगे तो मैंने अंग्रेजी का कभी विरोध नहीं करा है। मेरी अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है, पर अंग्रेजियत से मेरा हमेशा विरोध रहा है। अंग्रेजियत आपके घर को विखंडन की तरफ लेके जाती है, आपके परिवार को तोड़ देती है, आपके रिश्ते नातेदारों को आपसे दूर कर देती है। जिन दादा दादी नाना नानी की कहानियों को सुनकर पढ़कर हम आगे बढ़े हैं, आज तक बड़े हो पाए, उन दादा दादी नाना नानियों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देती है। इसलिए अंग्रेजियत से जिससे आपका दिल दुखा था। हाँ, इसीलिए अंग्रेजियत उसी से आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन का मूल ध्येय वही है और जड़ भी वही है कि हमें भारत बचाना है तो अंग्रेजियत को भगाना होगा। अंग्रेज भगाने से क्या ही हो गया हमारा? 47 में ही अंग्रेज भाग गए थे, पर अंग्रेजी छोड़ गए ना। वो अंग्रेजियत संस्कृति हमारी तकलीफ दे, हमारे लिए पीड़ादायक होगी, क्योंकि उसने भारत को समाप्त करा है। आज आपको आपके पेट को खराब कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि 200 तरह की बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेगी। तो पेट को खराब करने का सरल रास्ता जीभ है। तो जीभ यानी भाषा और पेट यानी संस्कृति। अब आप देखिए कि भारत की संस्कृति को खराब करने के लिए जीभ खराब कर दी गई, और जीभ को बचाना ही आज इसीलिए आवश्यक हो रहा है। ये भारत है। भारत में अगर हम नालंदा के लोग हैं, नालंदा से निकले हुए, जिससे ज्ञान परंपरा है भारत में, जो है उसने विश्व को सिखाया, विश्व को भारत ने जीरो दिया, विश्व को भारत ने संस्कृति दी, विश्व को भारत ने अध्यात्म दिया, दर्शन दिया। जिस पीपल को भारत में पूजनीय माना जाता है, अमेरिका उस पीपल पे पेटेंट करा लेता है। तो इसे आप ऐसे कमजोर तो नहीं मान सकते। भारत की जो मूल भाषा रही है वो प्राकृत के बाद संस्कृत रही है। वो संस्कृत आज भी वैज्ञानिक भाषा के तौर पे नासा में स्वीकार की जाती है। अच्छा? इसे घमंड करने का विषय माना जाइए, पर हम हीनता बोध में, हमें तो ये लगता है कि जो अंग्रेज कर गए वही सबसे अच्छा है। भारत में सबसे पहले चिकित्सा पद्धति आई और जिसने आयुर्वेद आया, उसके बाद हम तो ये बता रहे हैं चरक ऋषि गणपति जी हमारे यहाँ प्रथम जो पूजनीय गणपति जी, उनकी तो शल्य चिकित्सा भारत में हुई। तो ये कितने वर्षों पर, 1,92,00,000 कल्पाब्द वर्ष पुराना तो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। हम इस पे अभिमान क्यों नहीं कर पाते? हम तो वही अंग्रेजियत पे अभिमान कर रहे हैं कि अंग्रेजी एक डॉक्टर होगा, वो आके आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर देगा, हार्ट ट्रांसप्लांट। हमारे यहाँ तो भोलेनाथ ने सदियों पहले गणपति जी का शीश पूरा के पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया था, शल्य क्रिया कर दी थी, हाथी का शीश उन पर लगा दिया था। एक त्रिशूल से जो गणेश जी पर वार हुआ था, ये तो दंत कथाओं के रूप में उसे प्रचलित कर दिया गया। अरे हमारे आराध्य श्री राम ने, राम के नाम से पत्थर तैर गया था, उसको भी लोगों ने काल्पनिक बता दिया, जबकि उसके प्रमाण आज भी मौजूद है, जिसे राम सेतु कहते हैं हम। तो राम के नाम से पत्थर तैरे, तो इसमें दर्शन था, उसमें विज्ञान था, और हम उस विज्ञान को धता बताते हैं और अंग्रेजियत पर इतना अभिमान करते हैं। यही तो भारत की पतन का कारण बनते जा रहा है।
और आजकल के बच्चों को ये सीखना होगा कि प्रथम भारत रखने का, राष्ट्र प्रथम रखने का कारण क्या है। हमारे राष्ट्र में गर्व करने के लिए, गर्वानुभूति के लिए, घमंड करने के लिए हजारों लाखों चीजें हैं, आप उन पर अभिमान करिए। ये अंग्रेजियत तो वैसे भी 200 साल पुरानी संस्कृति भी नहीं होगी, 500 साल पुरानी संस्कृति होगी, 1000 साल पुरानी संस्कृति होगी, मैं 2000 साल पुरानी मान लेता हूं, इससे ज्यादा क्या। पर 1,92,00,000 कल्पाब्द वर्ष पुरानी तो नहीं हो सकती। तो ये विश्व की सबसे सनातन पुरानी संस्कृति है, भारत की संस्कृति। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं, तो हमें उस पर अभिमान करना चाहिए। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कही। इस विषय में एक चीज मेरे को समझ में आई कि आपने कहा कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां पर लिखा होता है घर के बाहर अतिथि देवो भव, मगर वर्तमान में ये बदल सा गया है, वहां लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। तो क्या भाषा और ये स्वागत का क्रम कैसे बदलता? कहते हैं ना, बदलते भारत का ये स्वरूप भी हम देख रहे हैं कि जहां अतिथि के आगमन पर पहले खुशियां मनाई जाती थी, आजकल अतिथि कब जाओगे जैसे फिल्में बनने लगी है। तो ये एक एजेंडा है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपके सामने कोई शक्ति खड़ी है, तो ये मानवीय स्वभाव होता है, फितरत कहा जाता है ऐसे, कि उस शक्ति को हराने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ एकजुट हो जाती है, वो एकजुट होकर उस शक्ति को हराने का काम करती। तो भारत इस समय विश्व में वैभव संपन्न, शक्तिशाली, ये विश्व जानता है, और सबसे पौराणिक संस्कृति का संवाहक है। अब इसे हराना है, क्योंकि ये विश्व में ताकत बनते जा रहा है। जब ताकत बनते जा रहा है तो इसे हराने के लिए जितने भी ये नैरेटिव सेट किए जाने लगे, हमारे यहाँ कुत्ते को भी, या कहें हम जो गाय है, पहले हमारे यहाँ गाय और भेड़ भैंस ये पाली जाती थी, कुत्ते भी पाले जाते हैं। कुत्ते को भी हमारे यहाँ भैरव का वाहन बताया है। हमारे यहाँ एक देव हैं हमारी संस्कृति में, भैरव, उनका वाहन होता है कुत्ता। तो कुत्ते से भी घृणा करना कभी हमें नहीं सिखाई। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उसमें एक श्वान भी था। श्वान को भी गुरु माना गया है, उससे भी शिक्षाएं ली गई हैं। आजकल जैसे बदलता भारत है ना, उसमें ये हो गया है कि अतिथियों को न आने दिया जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, और अतिथि आने से नुकसान क्या होता है। ये नैरेटिव सेट भी कहां से होती है, ये भी बताना आप। ये ऐसी विदेशी ताकतें जो चाहती है कि भारत विखंडन के रूप में आए सामने, उसके टुकड़े हो जाए, वो उसके सांस्कृतिक वैभव पर हमला करना चाहती है। तो उसे संस्कृति को तोड़ना बहुत आवश्यक लगता है। इन्हीं सब चीज़ों की बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। आज से कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो हमने कभी एक खबरों में, मतलब मैं 20 साल पहले की बात करूं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी उसी 2 दशकों से पत्रकारिता में हूं, हमने कभी ऐसी खबरें पढ़ी थी कि एक मामी अपने भांजे के साथ भाग गई और विवाह कर लिया, नहीं। एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई और विवाह कर लिया। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ अदब, जामाता यानी प्रभु श्री राम का, आपको एक दंत कथा से बताता हूँ। एक प्रचलित कथा है कि महाराज जनक जब थे, उनकी चारों पुत्रियों के विवाह, मतलब दोनों पुत्रियां उनकी और उनके भ्राता की पुत्रियों के विवाह की चिंता में थे, और जब शिव धनुष उठा लिया गया था, उसका संधान कर लिया गया था राम से, तो एक ऋषि ने उनसे पूछा कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, अब आपकी तो चारों पुत्रियां ही हैं, और शास्त्र ये कहते हैं कि जिसका अंतिम संस्कार उनका पुत्र नहीं करता उसे मुक्ति नहीं मिलती। तब राजा जनक कहते हैं कि मैंने राम के रूप में पुत्र प्राप्त किया है। तब राम कहते हैं कि क्यों, मैं पुत्र नहीं हो सकता क्या? आपने मेरी, मतलब उनकी पुत्री के साथ, आपकी पुत्री के साथ मेरा विवाह किया, तो मुझे भी तो पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ भारत की संस्कृति कितनी वैभव संपन्न है, कितनी वैभवशाली है कि एक जामाता, एक दामाद को पुत्र रूप में स्वीकार किया जाता था, तो उसके साथ कोई सास कैसे भाग सकती है? पर ये लगातार कहानियों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, जो बॉलीवुड में फिल्में आ रही उनके माध्यम से ये विखंडन, ये नैरेटिव भारत में पहुंचाना शुरू कर दिए। देखिए, कोई भी मतलब संस्कृति का तोड़ने का जो कार्य होगा वो एकदम से नहीं होता। सुबह दूध पिएंगे तो शाम को बॉडी नहीं बनती है, इस बात को आप मानेंगे। तो ये दूध पिलाने का या जहर पिलाने का जो कार्य है, इन सब किताबों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से ऐसे चरित्र गढ़ना शुरू कर दिए कि एक प्रेमी के साथ मिलकर
कोई राजा रघुवंशी की कोई सोनम राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, तो ये एक दिन की मानसिक यातना का परिणाम नहीं, ये लंबे समय तक उसके दिमाग में डाला जाता है। तो कैसे माध्यम होने लगे, आंदोलन हुए, कुछ कुछ भारतीय संस्कृति के विरुद्ध किताबें लिखी गई, कुछ फिल्में बनाई गई। इन्हीं सब तरीकों से भारत में विखंडन और ये नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि भारत की संस्कृति को तोड़ा जाए। कैसे तोड़ा जाए, तो उसके पीछे ये सब कारण मैंने जो गिनाए हैं वो काम में आए, और उसके बाद धीरे धीरे शने शने जाके भारतीयता को कमजोर किया जाने लगा। आज आप बात वहीं से शुरू हुई थी कि अब बिवेयर ऑफ डॉग या कुत्ते से सावधान लिखा जाने लगा। पहले हमारे यहाँ अतिथि देवो लिखा जाता था। तो ये हटाने के लिए भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग एक विचारधारा के गुलाम जो अपनी जंजीरों के साथ इस भारत को जकड़ना चाहते थे, उन लोगों ने ये काम करना शुरू करा। अब वो काम कैसे होता है, हमारे यहाँ एक चरित्र है पौराणिक पात्रों में भी, अगर आप देखेंगे हरिराम, वो आके बार बार टोकता है। वो कैसे टोकता है कि अरे ये काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इससे तो ये होना है। वैसे ही जैसे एक आदमी गधा लेके जाता है और बोले अरे तुमने भेड़ क्यों बांध रखी है, तो वो सोचता है अरे यार भेड़ कहाँ है, मैंने तो गधा ही रखा था अपने कंधे पे। फिर आगे जाता तो फिर बोलता है अरे भेड़, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। अच्छा। अब वो दिमाग लगाता है कि मैंने तो भेड़ लाया था, उसने गधा कह दिया, ये कुत्ता, मतलब सब अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो ये ऐसे लोग लगातार संपर्कों में आके परिवारों को तोड़ने की बात करते हैं, उन्हें ये सिखाते हैं। और आज इतना विखंडन आ चुका है कि पिक्चरों के माध्यम से भी दिखाने लगा कि अतिथि आप पर बोझ होता है, जबकि हमारे यहाँ अतिथि देव की परंपरा है। वही हमारे यहाँ स्त्री की बात करते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति में ये कहा जाता है कि मतलब एक वुमन एम्पावरमेंट एक शब्द है अंग्रेजी का, स्त्री सशक्तिकरण। ये शब्द भारतीयता के लिए कहीं भी उपयुक्त नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बच्चों को हमने एक आजकल कविताएं सिखाते हैं, रेन रेन गो अवे। अरे भारत की संस्कृति तो पानी आला, पानी बाबा आजा, ककड़ी भुट्टे ले आ, इस तरह की कविताएं सिखाने वाला देश है। हमारे यहाँ इतनी बारिश होती ही नहीं है। हमारे उधर चलती थी जब हम पहले रहते कि पानी है बाबा आ जा, ककड़ी भुट्टा लेके आ। तो ये हमारे यहाँ क्यों सिखाया जाता था, प्रार्थना थी वो हमारी कि पानी को, बरसात का आमंत्रण कर रहे थे क्योंकि हमें बारिश की आवश्यकता है। और हमने बच्चों को क्या सिखा दिया, रेन रेन गो अवे। प्रकृति में आप कोई भी शब्द छोड़ते हैं तो वो लौट कर आता है और उसका असर होता है आपके मुंह से निकला हुआ, आपके जिह्वा से निकला हुआ कोई भी शब्द मंत्र होता है। आप इसकी कितनी शब्द ब्रह्म है, आप इसकी कितनी साधना करते हैं। जब बड़ी संख्या में बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, तो उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ रहता है, बारिश नहीं है। हम पिछले 2 महीनों में इंदौर के अंदर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि यार इंदौर में अपेक्षाकृत बारिश कम हो रही है। तो क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हम यही कहते हैं ना, प्रकृति प्रार्थना सुनती है, प्रकृति देवी है, तो उसने सुना है कि रेन रेन गो अवे। आप क्यों सिखाना चाहते हैं रेन रेन गो अवे, आप भी सिखाइए पानी बाबा आजा। तो उसी तरह की बात है कि आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को क्या सिखाया जा रहा है, बड़ों को क्या दिखाया जा रहा है। उन्हें दिखाया जा रहा है कि हमें रिश्ते नाते अब बचे ही नहीं है, या ये रिश्तों में ये अच्छा, उनके लिए स्त्री भोग्य है, पाश्चात्य के लिए स्त्री भोग्य है, तो वो स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो स्त्री वैसे ही सक्षम है। हमारे आदि देव, आदि प्रभु जो है हमारे परमात्मा भोलेनाथ ने तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये दिखा दिया कि स्त्री का समान स्थान है। जब पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी संस्कृति पोषित पल्लवित और बड़ी भी नहीं हुई थी, पैदा भी नहीं हुई थी, तब आज भोलेनाथ ये कहते हैं कि अर्धनारीश्वर रूप में मुझे देखो, मेरे आधे शरीर में देवी और आधा में मैं हूं। पुरुष और स्त्री को समान स्थान दिया गया है वहां पर। तो भारत की संस्कृति तो स्त्री विरोधी कभी नहीं रही, पर यह दिखाया गया कि अरे भारत में स्त्री को दबाया जाता है, सती प्रथा। अरे सती प्रथा कब आई, कितने वर्षों पहले आई, उसके पहले क्या था। हम तो द्वापर से त्रेता, त्रेता से यहाँ कलयुग तक आ गए। उसके पहले भी तो कोई था युग, सतयुग था। तो सतयुग, द्वापर और त्रेता के बाद, मतलब ये सब चीजों के बाद हम देख रहे हैं। आज आप बात कर रहे हो कि विदेशों में स्त्री ज्यादा मजबूत थी, तो कहाँ थी। भारतीय संस्कृति के पहले पूरे विश्व में कौन सी संस्कृति काम कर रही है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा, बहुत अच्छी बात चल रही है हमारी। मेरा ये कहना है कि एक स्त्री जो होती है भारत में एक माँ होती है। हाँ, एक माँ इतनी शक्तिशाली होती है, सबसे पहला गुरु, बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ ही होती है, और माँ भी वही स्त्री है स्वाभाविक तौर पे। और यदि अगर एक स्त्री से अगर कोई पुरुष विवाह करके अगर लेके आता, तो वो घर की लक्ष्मी के रूप में आती है, वो घर का संचालन करती है। हमारी माँ हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। और दूसरी ओर जब पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो वहां पर महिला और जो नारी है वहां भोग्य की व्यवस्था जरूरत हो गई। बाजार आधारित कार्य जहां जहां भी होंगे वहां स्त्री छोड़िए पुरुष भी भोग्य के रूप में ही या भोग्य के रूप में ही माना जाएगा। विदेश में हर कार्य बाजार आधारित होता है। वही चीज आप भारत में लाना चाहते हो,
एक रेजर आता है जिसका विज्ञापन करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता हो रही है। क्यों? क्या स्त्री भोग्य है? हम तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान जो है वो देवी तुल्य है, शिव के बराबर है, देवता के बराबर है। तो फिर हम क्यों उसका अनुसरण कर रहे हैं? यही विकृति, यही नैरेटिव बड़े जो माइंडसेट करने वाले लोग हैं, जो बड़ी विचारधारा यहाँ पर, जो विसंगति वाली विचारधारा, भारत को तोड़ने वाली विचारधारा भारत में पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग ये जानबूझकर कृत्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे हमें भी ये समझना होगा और समाज को जागृत होना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है ये दुनिया कभी नहीं बताएगी, ये तो आप खुद जानते भी है, पर क्या नहीं खाना ये भी आपको तय करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ये बता देंगे, डॉक्टर क्या बताएगा कि आपको बेसन नहीं खाना चाहिए या मक्का नहीं खाना चाहिए या गेहूं नहीं खाना चाहिए। अरे जब लाल गेहूं आता था तब भी हमारे यहाँ किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी, मोटा अनाज तब भी हमारे यहाँ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी खाया जा रहा है। पर क्या नहीं खाना ये हम तय कर लें कि हमें क्या नहीं खाना है, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। किसी दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा होता कि क्या नहीं खाना, ये तय सीख लो। हमें ये तय करना होगा कि किस विचार को हमें ग्रहण करना है, किस विचार को हमारे बच्चों तक पहुंचाना है, किस विचार को हमें हमारे परिवार तक पहुंचाना है और किसे रोकना है। हमने ये तय नहीं करा, इसलिए इसका रिमोट कंट्रोल अब उन लोगों के हाथ में पहुंच गया जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी मानसिकता में भारत विरोध है, जिनकी मानसिकता में राष्ट्र की संस्कृति का विखंडन है। तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। इसमें स्त्री सशक्तिकरण जैसे विषय भी आ गए। स्त्री सक्षमीकरण की बात करने वाला देश स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहा है। आज के जो बच्चे, जो बीते दिनों में जंतर मंतर पर जो भीड़ आई, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रही थी, हमें नहीं लगता कि ये भारत की भाषा होनी चाहिए। मैं उस पर भी आऊंगा, उस विषय पे भी आएंगे, बात करना चाहते हैं उस पे भी आऊंगा कि भारत में जो जंतर मंतर में जो आज पूर्व में, अभी पिछले 1-2 महीने पूर्व में एक प्रदर्शन हुआ जिसे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया, वहां पर जो जेएनजी की भाषा थी कितनी अमर्यादित थी। और क्या वाकई में इस देश की भाषा ऐसी होना चाहिए? क्योंकि भाषा के हिंदी के लिए आंदोलित हैं आप, और आपसे ये सवाल भी जायज बनता है कि क्या वाकई में भाषा का स्तर इतना गिर गया है? देखिए, भाषा का स्तर आपने जंतर मंतर में तो देखा, कितने छोटे बच्चों ने कितनी अभद्र भाषा का उपयोग किया देश के प्रधान के लिए। मगर दूसरी ओर अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में राजनेताओं की भी भाषा कहीं ना कहीं उनका भी स्तर गिरा है। तो क्या पूर्व में भी इस भाषाओं का इतना ही स्तर गिरा था, या वर्तमान में गिरते गिरते इतना गिर गया कि अब उसे बोलने में भी हमें शर्म महसूस होती है? मैं वही बात को दोहराऊंगा कि कोई भी कार्य एक दिन में इमारत नहीं बनता, एक दिन में पहाड़ नहीं बनता। ये भाषा के स्तर के गिरने की जो प्रारंभिक अवस्था थी, तब हमने इसको रोका नहीं। पहले संसद की अमर्यादित भाषा होती थी, राजनेताओं की अमर्यादित भाषा होती थी, और अब ये नई उम्र के बच्चों की भी भाषा हो गई। आप ये सोचिए कि हमने घर में क्या सिखाया है। हम घर में ये सिखा रहे थे कि हमारे बुजुर्ग हैं। हम भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी कोई देश के प्रधानमंत्री है। क्या वो एक 75 से अधिक उम्र के बुजुर्ग नहीं है? क्या हमारे घर में दादा नाना नहीं होते? क्योंकि हम अपने बच्चों को दादा नाना देखने की आदत बंद करवा चुके हैं, तो उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि इनका सम्मान कैसे किया जाता है। घर में बुजुर्ग अब होता है तो उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। जिन बच्चों के घरों में आप उनमें से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके घरों में दादा दादी अब नहीं रहे होंगे। उन्हें बात करने का सलीका ही नहीं सिखाया गया माँ बाप के द्वारा कि यार बुजुर्गों से किस तरह बात की जाती है। और ये भाषा भारत की कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ ये जेनजी, मिलेनियम और इन सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। ये कहाँ से आया? हम तो किशोर वय, युवा वर्ग और इन सब तरुण की बात करने वाले लोग रहे हैं। तो हमारे भारत में भारत को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, वो नए नए नैरेटिव इस देश के अंदर पहुंचाते हैं, नई नई शब्दावलियां गढ़ते हैं, नई नई परिभाषाएं देते हैं, और बच्चे उसके आदी इसलिए होते जाते हैं क्योंकि अब उनके पास किताबों से ज्यादा, रिश्ते नातेदारों से ज्यादा, माता पिता से ज्यादा क्या है? तो मोबाइल है। उस मोबाइल के अंदर जितनी दुर्गति कर सकते हैं वो सब की जा रही है। अच्छा, इसमें दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। संवाद की कमी मैं मान सकता हूं कि राजनेताओं की ओर से संवाद की कमी रही, पर क्या संवाद की कमी का हम जो ठीकरा फोड़ें या उनके विरोध में जाएं इतनी निम्न भाषा में कि देश में एक बच्ची ये नारे लगा रही कि 4 चवन्नी घोड़े पर?
कितनी दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है ये, और ये इस राष्ट्र का मतलब चरित्र नहीं हो सकता। आज इसके लिए माता पिता और शिक्षा देने वाले गुरु भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि आपने अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को ये नहीं सिखाया कि मर्यादाएं क्या होती है। घर में से सबसे पहले मर्यादाएं भगाई गई, मर्यादाओं को घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसलिए ये अमर्यादित भाषा जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई है। और ये एक दिन का काम नहीं है, कई वर्षों से लगातार हमारे परिवारों को तोड़ने वाली ताकतें, हमारे समाज को तोड़ने वाली ताकतें, हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें एकजुट होकर इस तरह का कार्य लगातार करती जा रही है। आज देश के वो लोग जो समाज सेवी होने का अपना दावा देते हैं या समाज को सुधारने का, समाज सुधारक होने का दावा देते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है, मुझ जैसे भाषा सेवियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने ऊपर भी लेता हूं कि हमें अब परिवारों की भाषाओं को सुधारने के लिए, उनकी भाषा को जागृत करने के लिए, स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर परिवार नहीं बचेगा तो समाज, राष्ट्र, नगर कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो बच्चे जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे बीते दिनों पर, वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इकट्ठे हुए हो, चाहे किसी भी जनता पार्टी के नाम से इकट्ठे हुए, पर उनका आक्रोश को व्यक्त करने का तरीका हमें आना चाहिए। हमारे यहाँ पे वही युवा और वही किशोर वय के खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ जाते हैं हंसते हंसते, भगत सिंह फांसी को अपना दामन बना लेते हैं, चोली दामन जैसा साथ बना लेते हैं फांसी के फंदे को, और वो उस राष्ट्र में भगत सिंह का अनुसरण करने वाली पीढ़ी नहीं बची, और इस तरह की अमर्यादित और घटिया भाषा बोलने वाली पीढ़ी कहां से पैदा हो गई। इसके लिए शिक्षाविद, माता पिता जिम्मेदार है, उन्हें ये काम करना चाहिए, अपने बच्चों को परिवारों में सिखाना चाहिए और कुटुंब परंपरा को पुनः जागृत करना चाहिए। जंतर मंतर की बात की कि वहां वाकई में अमर्यादित भाषा थी, वहां पर बच्चों ने बहुत अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था, मगर इस देश में एक ऐसा संगठन भी चल रहा है जिसमें भाषा की मर्यादा है, जहां पर हर किसी को अपने से छोटे को जी करके और अपने से बड़े को भाई साहब करके कहा जाता है। उसका नाम है, मैं समझता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। निश्चित रूप से संघ की भाषा इतनी मर्यादित कैसे? वहां पर भी तो वही युवा हैं, वहां पर भी तो वही जेनजीज हैं, और आने वाले समय में क्या वाकई में भाषा को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन और बड़ा छिड़ सकता है क्या? आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी है, तो इसके मूल में जब हम जाएं तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हम सबसे पहली पंक्ति हमारी प्रार्थना की होती, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमेश सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थ। क्यों कहा जाता है? हम नमस्ते सदा वत्सले का अर्थ क्या है? इस भाव को भोर में लगने वाली या सायंकालीन लगने वाली शाखा में डॉक्टर जी ने क्यों डाला? उनके पास तब तो वो खुद मराठी भाषी व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत की प्रार्थना को क्यों अंगीकार करा? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब स्वयंसेवक के तौर पर कार्य करते तो हम किसी व्यक्ति को गुरु क्यों नहीं मानते? हम भगवा ध्वज को गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि ये परंपराएं बनानी पड़ती है। संघ ने ये सिखाया है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। आप अगर नमस्ते सदा वत्सले कहेंगे, यानी कि आप भारत भूमि को नमस्ते कर रहे हैं, आप भारत भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, जन्मभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, तो आपके भीतर राष्ट्र जिंदा है, जागृत है। इसी को जागृत करने के लिए इस मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं, मंत्र का गायन करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, किसी राजनीति को समर्थन करने वाले संगठन का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इस राष्ट्र में तमाम तरह के व्यक्तित्व दिए उन्होंने। अब जिसकी जैसी आवश्यकता, आपको अच्छा लगता है तो आपने अपने संगठन मंत्री ले लिए, नहीं आवश्यक लगता है आपको तो किसी अन्य प्रकल्पों में वो व्यक्ति काम करेगा। अगर अर्पण जैन भाषा के लिए सेवा कर रहा है तो वो भी निकला हुआ तो उसी कार्यशाला से ही है, उसी संगठन से निकल रहा है, उसी संगठन में कार्य कर रहा है जिस संगठन में व्यक्ति का निर्माण होता है। आज अगर हम बात करें कि सेवा भारती में लोग काम कर रहे हैं या दत्ता जी बैठकर दिल्ली का केंद्र जो है हमारा झंडे वाला वो संभाल रहे हैं, तो उसके पीछे वो व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकला हुआ व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व निर्माण हुआ, इसलिए उन्हें राजनीति में भेज दिया गया कि राजनीति में भी शुचिता की आवश्यकता थी। भारत की राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू बनती है या रामनाथ कोविंद बनते हैं तो वो भी निकलने वाला जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई उत्पाद व्यक्तित्व बन रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निकल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों में, अपनी शताब्दी का 100वें वर्ष की यात्रा है संघ की, इन 100 वर्षों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों योद्धा तैयार करें, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग तैयार करें, और उन सब योद्धाओं को तैयार करने की जो कक्षा है वो शाखा होती है महज 1 घंटे की शाखा।
वहाँ से निकलने वालों, वहाँ भाषा का अध्ययन भी सिखाया जाता है, वहाँ बोलने का तरीका भी सिखाया जाता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, मतलब 2-3 साल पूर्व की है, और आप जानते ही होंगे कि मालवा प्रांत के संघ चालक जी रहे हैं हमारे कृष्ण कुमार अष्टाना जी, वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं। स्वर शतकम एक आयोजन हुआ था दशहरा मैदान पर, और मैं पत्रकार दीर्घा में बैठा हुआ था। तो मैं गणवेश में भी नहीं था, स्वर शतकम में मैं सामान्य पत्रकार की तरह रिपोर्टिंग करने गया हुआ था। कृष्ण कुमार अष्टाना जी माननीय परम पूजनी जी आए हुए थे। परम पूजनी जी के आने के बाद कृष्ण कुमार अष्टाना जी गणवेश में कहीं विराजित थे। अब कार्यक्रम हुआ, परम पूजनी जी का जाना हो गया, उसके बाद अष्टाना जी से मैं भेंट करने गया। अष्टाना जी का अर्पण जी, वो मुझे कभी अर्पण नहीं बोलते थे, जबकि मेरी आयु उनसे 2 गुना कम होगी। मैं 35 का हूं तो वो 80 के आसपास थे उस वक्त, 84 थी उनकी आयु। अर्पण जी, गणवेश कहाँ है आपकी? अब मैं निरुत्तर था। ठीक है, पत्रकारिता कर्म आवश्यक है, पर आज तो संघ का स्वर शतकम था, परम पूजनीय जी थे, मुझे लगता है आपको गणवेश में होना था। ये भाषा हमारे अग्रजों ने हमें सिखाई कि वो मुझसे आप करके बात कर रहे हैं। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वही हम अनुसरण भी करते हैं। शाखा में कभी कोई अर्पण नहीं बोलेगा, अर्पण जी बोलेंगे या भाई साहब बोलेंगे, छोटा हो या बड़ा हो। तो ये जब हमें हमारे अग्रज सिखाते हैं तो हम क्यों ना उसका अनुसरण करें। एक छोटी सी घटना थी कि गणवेश कहाँ है, वो ये भी कह सकते थे यार अर्पण तुमने गणवेश नहीं पहनी, शब्दों को पर उन्होंने एक क्या मोतियों किया? की माला में पिरो करके पेश किया। मैं कहा भाई साहब वो खबरों के लिए आना था, तो बोले ये तो कार्य कोई और भी कर सकता था, पर स्वयंसेवक का कार्य हर कोई कर सकता है क्या? मैं उसको विचार करता रहा। खैर मेरा दुर्भाग्य रहा कि स्वर शतकम के 12 या 15 दिन बाद ही वो अपनी अनंत की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। 14 जनवरी को मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान में आ रहा है, कृष्ण कुमार अष्टाना जी ने देह त्याग दी थी। वो स्वर शतकम कार्यक्रम के बाद ही उनसे भेंट एक कार्यक्रम में और हुई थी। पर उनकी सीख आज भी याद आती है कि जो कार्य जिस कार्य के लिए स्वयंसेवक को तैयार किया गया है, वो उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। बाकी समाज के अन्य प्रकल्पों के कार्य अन्य लोग, अन्यान्य लोग कर सकते हैं। तो हमें पहले हमारे ध्येय को याद रखना चाहिए। हमें पहले जो सिखाया गया है, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, इस भावभूमि को याद करना चाहिए। हमें समरसता की बात करना चाहिए। और आज हम शताब्दी वर्ष में, तो ये एक दिन की साधना नहीं है, ये 100 वर्षों का तप है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों का तप है। इस तपबल का पुण्य परिणाम है कि आज स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व में दिख रहा है। पंच से लेके प्रधानमंत्री तक उस स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकले हुए लोग हैं। तो ये डॉक्टर जी का जो मंत्र था, वो कितने निरापद व्यक्तित्व रहे होंगे, उन्होंने क्या क्या सिखाया इस राष्ट्र को, क्या क्या दिया, तब जाके संस्कृति कुछ बच पा रही है। आज घर घर हिंदू जागृत किया जा रहा है। हिंदू क्यों जागृत होना चाहिए? जिससे राष्ट्रभाव जागृत होगा। हिंदू सम्मेलन के आयोजन पे भी कई लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो धन की बर्बादी है। अरे एक धर्म के नाम पर नहीं, एक राष्ट्र के नाम पर, एक राष्ट्र को ये माता के रूप में पूजनीय विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जिसे हम मातृ रूप में वंदना करते हैं। इस राष्ट्रभाव को जगाने के लिए अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? एक गीत है हमारे संघ गीत में, संघ किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी सा चुपचाप गले। तो हमारे यहाँ प्रचारक विस्तारक ये लोग मौन तपस्वी साधक रहे हैं। ये संघ किरण देने के लिए ही तो घर घर गए हैं। अगणित नंदा दीप है। तो ये इस तरह की भावभूमि वाला राष्ट्र है, तो इसलिए ये संगठन मजबूत और बलवान हो पाया है। मैं समझता हूँ उस तपस्या के ताप को मेरा बोलना बहुत छोटा लगेगा और मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ कि उस तपस्या के ताप का व्याख्यान करूँ। आपने जिस तरीके से संघ की व्याख्या करी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने इतने बड़े संगठन की जो व्याख्या की वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा जिसे बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं, पर जिसे लिखी जाती है, लिपि, जिसे लिपि और लेखनी होती है, तो पूर्व में 70 के दशक में ले लीजिए, 80 के दशक में ले लीजिए, जो लिखा वही दिखाया गया फिल्मों के माध्यम से। वहाँ पर भी कोई ऐसा भाषा को लेकर के कोई नैरेटिव सेट किया गया था। देखिए, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह बहुत सारी फिल्मों के ऐसे हम लोगों ने शॉट्स देखे हैं जहाँ पर एक वर्ग को बहुत नीचा और बहुत
असहाय दिखाया गया है, वहीं दूसरे वर्ग को बहुत ऊपर और बहुत सहयोगात्मक दिखाया गया, जिसे पॉजिटिविटी के साथ में दिखाया गया, कहीं पर किसी को असहाय के रूप में दिखाया गया, नेगेटिविटी के साथ में दिखाया गया। 3 कैरेक्टर चलते हैं, ठाकुर, पंडित और मौलाना। ये 3 सब्जेक्ट फिल्मों में चलते थे कि ठाकुर का घर है, ठाकुर ने बोल दिया, पंडित और एक निचली जाति जो जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लिए। तो जो चारों वर्णों को जो परिभाषित करते थे, तो उस समय बहुत अलग तरीके से दिखाते थे। तो उस समय भी कोई ऐसा नैरेटिव सेट होता था या इस तरीके का कोई विमर्श को स्थापित किया जाता था? निश्चित रूप से। पहले मैं आपके एक सवाल का उत्तर देना चाहूँगा कि एक निचली जाति, एक ठाकुर, एक पंडित, इस तरह के वर्गों को दिखाया जाता है। उसके पूर्व में हम जो बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा में एक मंत्र डॉक्टर जी ने दिया हुआ था, एक शह संपत। एक शह संपत समरसता का इससे बड़ा मंत्र पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इसमें एक पंक्ति में सभी को खड़ा होना है। वहाँ ठाकुर भी आ गए, पंडित भी आ गए, शूद्र भी आ गए, वैश्य भी आ गए, अमीर भी आ गए, गरीब भी आ गए, ऊंची जाति के आ गए, नीची जाति के आ गए, अगड़ी जाति के आ गए, पिछड़ी जाति के आ गए, सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं। यही भारतीयता का मूल आधार था। पर इसको ही तोड़ने के लिए क्या होता है कि अगर कलम में स्याही है तो कलम सच लिखेगी, पर यदि कलम में राशि है, धन है, तो कलम उस तरफ झुकेगी जिस तरफ से धन आया है। क्या बात है। हमारे यहाँ 70 के पहले की अगर बात करें, हम 70 के पहले जो पिक्चरें बनती थी, फिल्में बनती थी, उसमें राजा हरिश्चंद्र जैसा विषय हुआ करता था, है ना, जिसमें संतोषी माँ जैसा विषय हुआ करता हाँ, था। पहले चलती थी। 70 के पहले उस फिल्मों को बनाने वाले जो लोग थे वो धन संपन्न लोग, हिंदू थे, भारतीय थे। उसके 70 के बाद कुछ दौर में एक विदेशी ताकतों का पैसा इस भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगना शुरू हो गया। न केवल एक विदेशी ताकतों का, बल्कि एक वर्ग विशेष का भी पैसा लगना शुरू हो गया। फिर गुंडा प्रवृत्ति भी हावी होने लग गई बंबई में, और उस गुंडा प्रवृत्ति ने एक वर्ग विशेष के प्रति लेखकों को झुकने के लिए इसलिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजी की एक कहावत है, गिव अ पेन टू राइटर एंड देन एक्सपेक्ट गुड स्टोरी। आप पहले कलम दीजिए लेखक को, उसके बाद उससे कहानी की अपेक्षा कीजिए। उन बड़ी वो संगठित रूप से बड़े इसलिए हो गए क्योंकि उनका धन, हमारा धन तो विकिर है, मतलब बिखरा हुआ है, पर उनका धन एक होकर, एकजुट होकर उसी दिशा में लगने लगा। तो जब उस पेन में स्याही, उस कलम में स्याही की जगह धन भरा जाने लगा तो कलम झुकने लगी। कलम झुकी तो उसने ये भी ना लगवाया कि यार अमिताभ बच्चन पहले एक पिक्चर में शिव मंदिर में जाके भगवान से आराधना करते हैं, तो दूसरी किसी पिक्चर में जाके ये कहते हैं कि मैं आज इस दरगाह पर आया हुआ हूँ, इस मज़ार पर हूँ, है ना। फिर फिल्मों के गीत जो हुए उसमें ये दिखाना जाए कि वो वही भारत को, भारतीयता को दूर करने के लिए, भारतीय लोगों को भारत से दूर करने के लिए, विखंडित करने के लिए इन ताकतों का प्रयोग किया जाने लगा। वहाँ की भाषा मटमेली हुई। वहाँ ये दिखाया जाने लगा कि यार अब जो है वो हाजी अली बैठे हैं मुंबई में, है ना, वही काम कर पाएंगे, या और भी अन्य जगह। मेरा कोई विरोध नहीं है किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष से, पर ये जो ताकतों ने भारतीयता से लोगों को दूर करने की प्रवृत्ति विकसित करी, उससे मेरा विरोध है। वो तकलीफ दे रही। उस दौर में फिर ऐसे फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां तैयार हुई जो किसी वर्ग विशेष की तरफ झुकती रही। फिर धीरे धीरे उन वर्ग विशेष के बाद उन्होंने नेपोटिज्म शुरू करा, जिसे भाई भतीजावाद के रूप में कहा जाता है। नेपोटिज्म आया, फिर ड्रग्स का कल्चर आ गया, और आज जो बॉलीवुड है वो नशे की गिरफ्त में। हमने कई अच्छे प्रतिभावान युवा अभिनेताओं को खोया है, अभिनेत्रियों को खोया है। नशे के शिकार होकर आत्महत्या या हत्या जैसे प्रपंचों में भी देख लिया। तो ये विकृतियां इस देश में उस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से आई। उन्होंने इस भारत में प्रभाव, क्योंकि मनोरंजन के जो कम साधन हुआ करते थे जिस दौर में, उस दौर में बॉलीवुड पिक्चरें जो हैं वो टीवी, ये सबसे बड़ा केंद्र मनोरंजन का हुआ करता था। उसके पहले जब हमारे यहाँ पहले मनोरंजन में क्या होता था कि रामलीला हो रही है, कोई नाटक मंचन हो रहा है, पर वो धीरे धीरे कम होकर टीवी की तरफ बढ़ने लगे। आज हम मोबाइल पे जो आ गए हैं, मोबाइल पे अश्लीलता इतनी आसानी से परोसी जा रही है कि बच्चे खुद देख लेते हैं। वहां पर भी एक ट्रांजैक्शन पीरियड आया, पहले फिल्म, फिर बड़े स्क्रीन पे, फिर टीवी, फिर टीवी में सीरियल आने लगे, मोबाइल और वेब सीरीज। ये जो सबसे बड़ा जो इस देश को, मैं समझता हूँ कि जो वेब सीरीज का जो
एक नैरेटिव सेट किया गया है वेब सीरीज को, जो बहुत ज़्यादा प्रचारित की जा रही है। किस तरह की वेब सीरीज होती है वो तो देखना ही पसंद नहीं करेंगे। एक सभ्य व्यक्ति सभ्य परिवार का अंतरंगता को उजागर करने का ये प्रक्रम, जो बंद कमरे में पति और पत्नी के बीच में होने वाले संबंध थे, वो किताबों में अब खुलेआम लिखे जाने लगे, वेब सीरीज में खुलेआम फिल्माए जाने लगे। और गालियां गालियां तो आप यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, बड़ी बड़ी कि फिल्म इतनी गंदी, हाँ महिलाएं गालियां देने का कल्चर आ गया है। आज आप 78 में स्कीम, इंदौर के स्कीम नंबर 78 में बैठ जाओ या 54 में बैठ जाओ या मेघदूत के आसपास या 56 दुकान पे बैठ जाओ, और अगर आपके आसपास 2-3 बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, और यदि वो बात कर रही है तो आप अपने कान बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो 5 शब्द बोलती है, उसमें 3 गालियां होती है। ये क्यों आया? ये वेब सीरीज का कल्चर। वेब सीरीज में आप देखोगे तो गालियों का प्रयोग किया जा रहा है, अभद्रता की पराकाष्ठाएं लांग दी गई है। सीरियलों में परिवारों को तोड़ना दिखाया गया है कि एक पत्नी के साथ रहते हुए दूसरी से विवाह कर लिया, दूसरी को छोड़ के तीसरी से विवाह कर लिया, चौथी आपस में लड़ रही है, सास बहू की लड़ाइयां हो रही है। हमारे यहाँ सास कैसी होती है? आप ये देखिए कि लाभ, शुभ लाभ की माँ रिद्धि सिद्धि है ना, रिद्धि माँ सिद्धि माँ, और उनकी सास कौन? तो गौरा। ये संबंध रहे हैं हमारे यहाँ, और उसको तोड़ के कहां पे ला दिया कि सास बहू में खटपट होती है। ये भारतीयता को भूलने का दुष्परिणाम है। शुभ लाभ वही सीखेंगे जो गौरा और रिद्धि माँ सिद्धि माँ के बीच में, गौरा माँ और रिद्धि माँ सिद्धि माँ, हमारी पौराणिक कथाओं में ये उल्लिखित है। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कितना अच्छा खूबसूरत रिश्ता है वो दिखाया गया है कि माँ गौरा और रिद्धि माँ सिद्धि माँ के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है। तो वही शुभ लाभ ने सीखा, जो भगवान गणेश जी की धर्मपत्नी ने सिखाया, जो उनकी माता ने सिखाया, वही उनके बच्चों में आया। तो इन कथाओं को रोककर हमने क्या सिखाया कि सास बहू में खटपट हो रही है। हम तो गौतम ऋषि की धरती हैं, हम तो जमदग्नि ऋषि की धरती है, सप्त ऋषि की धरती है। हमने उनकी शिक्षाओं को दूर कर दिया, इसलिए आज ये दुष्परिणाम देख रहे हैं। पिक्चरों के अंदर, आज की फिल्मों के अंदर देखें तो इतनी अश्लीलता और इतनी नग्नता। पहले स्त्री को, वही बात है ना, भोग्या माना गया तो दिक्कत होने लगी, बाजार आधारित बनाने लगे। पहले अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध लगता था, अब पिक्चरों में ही अश्लीलता भरी पड़ी है, पूरी फिल्म प्रतिबंधित हो जाएगी। अब तो एक नया सर्टिफिकेट हो गया पिछले 10-15 सालों 20 सालों के अंदर, U/A। अब तो पहले ए अगर फिल्में होती थी, एडल्ट फिल्म कहा जाता था, उसे 18 वर्ष से कम का युवा नहीं देख सकता, रिलीज ही नहीं होती थी टॉकीज। और आजकल तो 6 वर्ष का बच्चा भी यूट्यूब देख रहा है, 5 वर्ष का बच्चा भी यूट्यूब देख रहा है, और 50 वर्ष का आदमी भी यूट्यूब देख रहा है। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये नियंत्रण चाहते ही नहीं ना। मैंने आपसे वही बात, जो मैं उस बिंदु पर ही लगा हुआ हूं कि कलम में स्याही तो हो, रीढ़ तो सीधी हो, स्वाभिमान तो हो। अब तो पैसा भरा हुआ है, बाजार भरा हुआ है पूरा के पूरा। बाजार में जो चल रहा है वही बेचा जा रहा है, वही परोसा जा रहा है, जो बिकेगा वही तो मतलब माल तैयार किया जाएगा। तो इस कारण से विखंडन हो रहा है। हमारे असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए हमें समाज को जागृत होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमें सहायता प्रदान करनी होगी जो राष्ट्र बचाने के लिए लगे हैं, जो अपना तन मन धन निस्वार्थ भाव से अर्पण करने में लगे। उनको, समाज के मजबूत लोगों को बल देना होगा, धन देना होगा, तब जाके ये चीज़ें पुनः खड़ी हो पाएगी। वरना हम भारत को गिरता हुआ देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत विकृत स्थिति है। आपने बोला तन मन अर्पण करना होगा, और आपका नाम भी डॉक्टर अर्पण जैन है, पर उसके साथ में एक अविचल है। अविचल की क्या कहानी है? अविचल कैसे बने? अर्पण जैन जो कुक्षी से निकल के आते हैं, अर्पण जैन समुदाय से आते हैं, और फिर अविचल की तरफ अग्रसर होते हैं, और हिंदी के योद्धा के रूप में नाम से जाने जाते हैं। क्या सफर रहा है? मेरे गुरुदेव का मैं स्मरण करूंगा। मैं बहुत जिद्दी बच्चा रहा था अपने बचपन से, और आज भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं आज ये मानता हूँ कि मैं जिद नहीं करूँगा तो दुनिया नहीं बदल पाऊँगा। तो मैं इतना जिद्दी था कि अड़ जाता था किसी भी चीज़ के लिए। मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरे गुरुदेव पूज्य कीर्ति शेष, अब वो देवलोक में चले गए, राष्ट्रसंत श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब। आचार्य श्री के पास मैं बचपन से बहुत रहता था। हमारे कुक्षी में चातुर्मास था तो मैं अधिकांश समय वहीं रहता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तब भी जाना आना, संपर्क बढ़ाना। उन्होंने मुझसे बचपन में कहा था कि दीक्षा ले ले। मैं कहा ले तो लूँ, आचार्य बना दो। तो बोले पहले साधु तो बन जा। मैं कहा बनूंगा तो सीधे आचार्य। जिद्दी था, अड़ियल। तुझे नहीं लेना मुझे। ठीक है, बात बढ़ती गई। ये बात वहां से इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अविचल आया कैसे। हर चीज में उन्होंने मेरी जिद देखी है, मेरा जिद्दीपन देखा है। अड़ जाता था, विचलित नहीं होता था। तो गुरुदेव ने कहा कि यार
तेरा नाम अविचल होना चाहिए। तो अर्पण जैन तो था ही, पीछे अविचल और जुड़ गया, ऐसे अविचल बन गया। और आज भी हिंदी आंदोलन के प्रति मेरा एक सिद्धांत रहा है, अविचल की परिभाषा क्या है? जो विचलित ना हो, जो किसी भी परिस्थिति में समभाव में अड़ा हुआ रहे, टटा हुआ रहे मैदान पर। शायद वही शब्द सामर्थ्य, क्योंकि शब्द की हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्याख्या है। इस भारतीय संस्कृति से एक शब्द कितना बड़ा कमाल करता है, मैं आपको थोड़ा सा विषयांतर करते हुए बताऊंगा कि कर्ण के सारथी का नाम था शैल्य और अर्जुन के सारथी का नाम था कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करना, और शैल्य का अर्थ होता है कीड़ा, है ना, शैल्य किरणा, काटा, काटा होता है। किसी के कान में यदि शक का काटा, शैल्य का अर्थ शक भी होता है, शक का काटा डल जाएगा, शक जो होता है ना, संदेह होता है, तो व्यक्ति की प्रगति बाधित हो जाएगी। कर्ण की हार का कारण शैल्य था, अच्छा, है ना। और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करना, समभाव के साथ। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए वो आकर्षित कर रहे थे शक्तियों को, तो उसके रथ पर सवार थे कृष्ण, इसलिए अर्जुन जीत गए। तो शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है। शब्द कितना महत्वपूर्ण। मेरे साथ अविचल जुड़ गया तो मुझे दृढ़ प्रतिज्ञ बना दिया। गुरुदेव ने अगर ये नाम मुझे दे दिया कि विचलित मत हो ना, किसी भी परिस्थिति से डरना मत, तो मैं उस परिस्थिति से भी नहीं डरा। जब कश्मीर में मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं एक घर में छुप के बैठा हुआ था कि मेरी प्राण बचाने के लिए, उसके बाद भी आज आंदोलन क्या कर रहा हूं। घटना हुई थी वहां पर? घटनाक्रम ऐसा था कि मैं हिंदी प्रचार के लिए कश्मीर में कार्य कर रहा था। अच्छा। ये 2017 के पहले की बात है। ओहो। तो जब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात कश्मीर में बहुत बड़ी उठी हुई थी, वो कहते थे कि हिंदुस्तान से आया हुआ ये हिंदी के नाम पे हिंदुत्व परोस रहा है। जब मैं कश्मीर में काम कर रहा था तो मेरी जान पर बनाई थी, मुझे मारने के लिए, मेरी हत्या करने के लिए कई तरह के लोग। बारामूला की घटना है, बारामूला के एक घर में मैं 2 दिन तक रहा भी थी। 2 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे वहाँ से निकाला और दिल्ली आया, और फिर दिल्ली से वापस लौटा, अन्यथा मैं आज आपके सामने भी नहीं बैठ पाता। ऐसे ही बंगाल में भी हुआ कई बार, मतलब मारने के लिए लोग जुड़े, तब भी विचलित नहीं हुआ। लोगों ने प्रयास किया, पर भगवती मेरे साथ थी। भगवती मुझे लगता है कि वही आशीष देती, और भोलेनाथ ने कृपा दृष्टि बना रखी थी। तो इसी तरह मेरे नाम के आगे अविचल जुड़ गया, और अविचल से यहाँ तक पहुँच गई कि हिंदी योद्धा के रूप में इस देश ने मुझे स्वीकार कर लिया, प्रेम दिया। मैं तो आज भी अपने आप को भाषा के मंदिर के बाहर, हिंदी के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने वाला कार्यकर्ता मानता हूँ। शेष इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा वाला मंत्र है। अब आपने बताया कि जैसे देखिए परत खुली है तो अब उसको दूर तक जाना चाहिए। जैसे आपने कश्मीर का बताया, बंगाल का बताया, इस हिंदी की लड़ाई में या इस हिंदी के आंदोलन में आप पर ऐसी कौन सी संस्मरणीय घटना घटी? जैसे आपने कश्मीर की बताई, कितने प्रांतों में आपने हिंदी का प्रचार किया और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा इस हिंदी भाषा को आपको स्थापित करने के लिए? हिंदी भाषा तो प्रारब्ध से ही स्थापित है, पर हम उसकी स्थापना के साथ अब विस्तार की बात कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है, एक बच्चा जब 1 साल का होता है तो क्या वो बोलना सीख जाता है? नहीं सीख पाता। वो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो बोलना, सुनना, समझना, चलना सीखता है। पर भाषा के साथ उल्टा होने लगा। उल्टा कैसे हो रहा कि भाषा की आयु जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, लोग उसके बचाव की तरफ आने लगे। बीते दिनों तो मैंने जंतर मंतर पे एक कुछ लोगों को आंदोलन, मतलब बीते सालों में आंदोलन करते थे कि हिंदी बचाओ मंच है। अरे भाई, 1000 वर्ष की आयु लेकर इसको तो विस्तार करना चाहिए था। आज हम 1947 में आजाद हुए और अभी भी हम अपनी सीमाएं बचाने में लगे। अरे हम तो कांधार की लड़की ब्याह के लाने वाले देश हैं। गांधारी जो थी वो कांधार से आई हुई लड़की थी। इस राष्ट्र में बहू बनी, वो भारत की बहू बनी, तो कहाँ की थी वो? गांधारी, कांधार की थी। तो हमारी सीमाएं तो वहां तक थी, हम क्यों संकुचित होते जा रहे हैं? हिंदी के लिए भी आज हम 17-18 राज्यों में मातृभाषा उन्नयन संस्थान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हमारा मुख्य ध्येय, हमारे कार्यकर्ताओं का मुख्य ध्येय कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने, हिंदी की सीमाओं का विस्तार हो, हिंदी के लोग बढ़ते जाए, हिंदी को सुनने समझने वाले लोग जो 67% अभी वर्तमान में भारत में हैं, वो उनकी संख्या और अधिक बने, और भारत में 9 त्रिभाषा सिद्धांत लागू हो। दौलत सिंह कोठारी आयोग की अनुशंसा के बाद एक सिद्धांत और बना, त्रिभाषा सूत्र, जिसमें प्रथम मातृभाषा, द्वितीय राष्ट्रभाषा और तृतीय विदेशी भाषा, कोई भी भारतीय भाषाओं के इतर विदेशी भाषा, उसकी स्थापना हो, उससे लोग स्वीकारें, हम अंग्रेजी की दास्तां से मुक्त हो। इसीलिए ये आंदोलन का ये आंदोलन का कार्य शुरू करा हमने, और आंदोलन आज 17-18 राज्यों में विस्तारित है। लगभग 15,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं, और इस राष्ट्र में लगभग 40 लाख लोगों ने अपने दस्तखत उस दौर में बदल दिए। और
अपने दस्तखत अन्य भाषाओं से वो हिंदी में करने लग गए। ये एक उपलब्धि इस आंदोलन की रही है। आज 10,000 से ज़्यादा साहित्यकार नियमित रूप से साथ में लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी ग्रंथ परंपराएं नहीं बचेगी, लिखा हुआ कभी मिटता नहीं, वो अक्षर अमिट है, रचित हो जाता है। हाँ, वो हमेशा के लिए संदर्भ बन जाता है। तो आज वो लोग लिख पढ़ रहे हैं, लोगों को जनजागरण के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं हिंदी के लिए। तो ये संगठन विस्तार था जो लगातार चलता जा रहा है। कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भावना शर्मा जी है, उत्तर प्रदेश में आगरा में गणतंत्र ओजस्वी जी है, ये लोग सब कार्य कर रहे हैं। इंदौर में नीतीश गुप्ता जी है, नीना जोशी जी है, शिखा जी हैं, मणिमाला जी है और अनुपमा जी हैं, प्रेम मंगल जी हैं। ये सब लोग हिंदी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार उनका क्षेत्र विस्तारित होते जा रहा है। 140 करोड़ देश का ये भारत है। 40 लाख हस्ताक्षर आपने हिंदी के आंदोलन को लेकर के किए हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी इस अंग्रेजी भाषा से हिंदी को लड़ने में, क्योंकि हर कदम पर एक भाषा अलग है। आज हम मालवा में बैठे हैं तो हमारी मालवी भाषा है, कल हम बुंदेल में जाएंगे तो वहाँ बुंदेली भाषा है, कल हम बघेलखंड में जाएंगे तो वहाँ बघेली भाषा है, कल हम आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में जाएंगे तो वो जनजाति भाषा है, राजस्थान की ओर मुड़ करेंगे तो राजस्थानी भाषा है। इन सबके बीच में हिंदी को कैसे विस्तारित करेगी आप अविचल? सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि बोलियों और भाषाओं में अंतर है। मालवी, निमाड़ी, पहाड़ी, डोंगरी ये बोलियां हैं। राजस्थानी, मायड़, गोयड़ ये सब बोलियां हैं। हमें बोलियों और भाषाओं में भेद करना होगा। और आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि झाड़ू अगर संगठित, वो लकड़ी की बांस की कीमड़ियां बहुत संगठित है, तब जाके वो कचरा निकाल पा रही है। अगर वो बिखर गई तो क्या होगा? उंगली कुछ भी नहीं कर पाएगी, पर मुट्ठी बन जाएगी तो क्या होगा? आज हम बोलियों को अलग करते जा रहे हैं। यही जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, यही जो भारत विरोधी लोग हैं, यही जो राष्ट्र की संस्कृति विरोधी लोग हैं, वो अब इनको अलग करना चाहते हैं। अब वो कैसे बरगलाना चाह रहे हैं? लाल डलहौजी की नीति इस देश में तब भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। फूट डालो और राज करो। वो फूट क्या डालते हैं कि यार ये बोलियां अलग हैं, ये राजस्थानी अलग है, ये मायड़ अलग है, ये भोजपुरी, अंगिका, ये सब अलग है, इनको अलग अलग भाषाओं का दर्जा दिया जाए। अरे उन्हें बोलियां रहने दो। 1,000 से 5,000 से ज्यादा बोलियां 1,000 तक सिमट गई और आज 500 से ज्यादा बोलियां बची ही नहीं है हमारे यहाँ। कैसे बची नहीं है? क्योंकि बोलने सुनने समझने वाले लोग चले गए। हमारे यहाँ पहले प्राकृत में लिखा जाता था, प्राकृत पढ़ने वाले लोग नहीं। मोड़ी बोली बोली जाती थी हमारे यहाँ, मोड़ी लिपि थी हमारे यहाँ पे। इंदौर मालवा की बात कर रहा हूँ, मोड़ी में कई ग्रंथ लिखे हुए हैं अहिल्याकालीन, पर अब पढ़ने वाले लोग नहीं बचे। तो ये खत्म होती जा रही है, उनको तो बचा लो। हिंदी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी आज कल का अगर बच्चा ये कहेगा कि मीराबाई हिंदी की कवित्री, तो बोले नहीं, हिंदी की नहीं थी, वो राजस्थानी की थी। भोजपुरी का एक अभिनेता या राजनेता ये कहता है कि नहीं, भोजपुरी को भाषा बनाया जाए क्योंकि वो हिंदी का अंग नहीं है। अरे ये हमारे यहाँ महादुर्गा का एक स्वरूप है। हमारे पौराणिक कथाओं में, मैं पौराणिक कथाओं की ज्यादा बात करता हूं क्योंकि मेरा प्रिय विषय वही रहा है। महादुर्गा, जब एक राक्षस का, महिषासुर का वध करने के लिए महादुर्गा का जन्म हुआ था, सभी देवताओं ने ये महादुर्गा से आग्रह किया था कि आप आइए भूमि पर, तो उनको सारे देवताओं ने अपने शस्त्र दिए थे। उस शस्त्रों से वो महादुर्गा मजबूत हुई थी और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए तो कहते हैं महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर का वध करने के लिए महादुर्गा का जन्म हुआ। तो उसी तरह ये हिंदी है। हिंदी को सभी ने अपने शब्द दिए हैं। संस्कृत ने भी अपना शब्द दिया है, मलयाली ने भी दिया है, तेलुगु ने भी दिया है, प्राकृत ने भी दिया है, पाली ने भी दिया है, भोजपुरी ने भी दिया है, निमाड़ी ने भी दिया है, मालवी ने भी दिया है, डोंगरी ने भी दिया है, पहाड़ी ने भी, और भी अन्य भाषा हैं, बोलियां हैं। इन्होंने अपनी शक्तियां दी, तब जाके भाषा मजबूत हुई है। तो हम भाषा की लड़ाई को लड़ने के लिए इसको, भाषा को विखंडित करके बोलियों में ना बांटें। जब जब राष्ट्र के अंदर बोलियां बढ़ती, बोलियों का विखंडन होगा, बोलियों का अस्तित्व कमजोर हो जाएगा। हमें संगठित होने की आवश्यकता है, सशक्त होने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब जाके राष्ट्र मजबूत होगा। और इसी तरह मातृभाषा उन्नयन संस्थान चल रहा है। हमने बोलियों को भी मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम निमाड़ी के लिए एक अलग कार्य कर रहे हैं। निमाड़ी के लिए हमारी एक अलग पूरी टोली है जो निमाड़ी को के संरक्षण के लिए काम कर रही है। एक मालवी के लिए संरक्षण के लिए काम कर रही है, बघेली बुंदेलखंडी के लिए काम कर रही है। हमारी टोलियां, अलग अलग विभिन्न टोलियां, ये सब मिलके हिंदी को मजबूत कर रहे हैं। हम जाके जनजागृति करते हैं कि आप आज अगर सामूहिकता की बात करें, आप निमाड़ी में बोल रहे हैं, कोई पंजाबी में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, तो क्या राष्ट्र में एकरूपता इससे आ सकती है? तमिलनाडु में काम करने वाला व्यक्ति अगर हिंदी नहीं जाने, हिंदी सीख जाएगा तो पूरे देश भर में, क्योंकि अधिकांशतः हिंदी प्रचलित है, हिंदी लोगों को आसान लगती है, तो हिंदी सीखिए ना। इस राष्ट्र में एक भाषा का तो मतलब इस तरह का वैभव हो ताकि हम आपस में संवाद करने के लिए एक दूसरे की भाषाओं को सीखते सीखते हिंदी भी सीख लें। हिंदी सब जगह प्रचलित है।
उसके साथ अगर मैं निमाड़ी में बोलूंगा तो क्या पंजाब का व्यक्ति सीख पाएगा? अगर मैं बोलूंगा कि मैं मालवी में बात करूंगा, मैं पंजाबी में बात नहीं करूंगा या तेलुगु में बात नहीं करूंगा, तो क्या मैं तेलुगु वाले से या तेलुगु वाला मुझसे संवाद कर पाएगा? तो संवाद की एकरूपता के लिए हिंदी की आवश्यकता है, सशक्त होने के लिए इसलिए जरूरत है। महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है। जब हिंदी आदमी महाराष्ट्र में जाता है तो वहाँ उसे, पूर्व में भी कई आंदोलन हुए भाषा को लेकर कि भाई मी मराठी या मराठी बोलोगे तो ही आप यहाँ सर्वाइव करोगे। यूपी बिहार के भी हमारे कुछ लोग भाई थे वहाँ पर जो काम कर रहे थे, उन्हें भी मारपीट करके भगाया गया अन्य किसी संगठन के द्वारा। वैसे तमिल में भी ये सारी चीज़ें होती है। कैसे पाते हैं आप, कैसे स्थापित या कैसे विस्तार करेंगे इन सब चीज़ों को बीच में लेकर के? एक चीज़ और, एक सवाल और है कि हमारे परिवार में या आज इस भारत के कुछ ऐसे परिवारों में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 5 साल 6 साल 8 साल से है, जो बड़े हो गए, उन्हें आज तक हिंदी की भाषा नहीं आती है। हम कह दें उनकी 29, हम कह दें उनसे 76, हम कह दें उनसे 41, हम कह दें उनसे 17, हम कह दें उनसे 22, तो वो यही पूछते हैं, उनका दूसरा रिएक्शन ये क्या होता है, आप सही बोलिए। तो हम बोलते हैं 29, बोले ये क्या होता है। हम बोलते हैं 28, ये क्या होता है। भाई साहब, बच्चों में भी आजकल इस हिंदी को अपनाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कैसे इन सब चीज़ों से लड़ पाएंगे? जन्म ही लड़ने के लिए हुआ होगा, शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए रोक रखा है, इसी कार्य के लिए बना रखा है। जब हम दक्षिण भारत में हिंदी के विस्तार के लिए जाते थे तो ये समस्या हमारे सामने भी आती थी कि वहाँ जलेबियाँ बना दी उन्होंने। भाषा कभी राजनीति का उद्देश्य नहीं रही, पर भारत की आज़ादी के बाद एक राजनीतिक दल ने क्षेत्रवाद को पैदा करा, क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ, और उन क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा को माध्यम बना लिया। बात करता हूँ 67, 64, 67 की बात कर लो। एक क्षेत्रीय राजनेता ये धमकी देता है भारत के प्रधानमंत्री को कि यदि लाल किले की प्राचीर से 26 जनवरी के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की या हिंदी को स्थापित करने की बात हुई तो देश में हम आत्मदाह कर लेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि क्या लोगों की लाशों पर चलकर भारत की भाषा बनेगी। मार्मिक हृदय थे, पर वो ये भूल गए, या वो लोग भूल गए कि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं तो अपनी क्षेत्रीय राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। 25 जनवरी को ये धमकी तमिलनाडु से आई और 26 जनवरी को फिर हिंदी को राजभाषा 67 में नहीं बनाया गया। ये घटनाक्रम था। ऐसा ही बीते कुछ 2-1 सालों के पहले महाराष्ट्र में हुआ, अब 2-5 सालों के पहले की मी मराठी। ये वो लोग हैं जिनको प्रदेश को तोड़ना है, तो उनके पास कोई विकास के अन्य मुद्दे नहीं है, इसलिए वो लोगों की भावनात्मकता को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आज आप पर अंग्रेजी हावी हो जाएगी, वो स्वीकार कर लेंगे आप, पर एक हिंदी आपके साथ सहचरणी या भारतीय भाषा है, वो अगर आपके साथ है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। कौन कहता है कि मराठी को भूल जाइए? मैं तो ये कहता हूं कि पहले मातृभाषा का स्थान दीजिए, फिर भारत की राष्ट्रभाषा की बात कीजिए, एक रूपता के लिए संपर्क भाषा की बात कीजिए। मराठी का व्यक्ति, आपने दक्षिण भारतीयों को, उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगा दिया, ठीक है, तो फिर आप ये काम करने वाले लोग कहाँ से लाएंगे? क्या महाराष्ट्र का व्यक्ति इतना संपन्न है कि वैसे ही जो हाल तमिलनाडु के साथ हुआ? तमिलनाडु पर्यटन संपन्न राज्य है, पर्यटन धरोहर बहुत है वहां पर पर्यटक कितने जा रहे हैं? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र ज़्यादा है, 11 राज्य जो है वो हिंदी भाषी है, तो पर्यटक यहाँ के इसलिए नहीं जाते कि अरे यार हम हिंदी बोलेंगे और हमें मार दिया जाएगा, हमारे साथ अभद्रता की जाएगी। तो पर्यटन का जो रेवेन्यू उस राज्य का कम होते जा रहा है। तो इसके लिए तो राज्यों को विचार करना चाहिए कि क्यों हम भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं। भैया, भाषा अगर संपर्क भाषा एक हो जाएगी, अगर ये भाषा का विवाद खत्म हो जाएगा तो पर्यटक भी बनेंगे, आय भी बढ़ेगी, और हम लोग जो कमा रहे हैं पैसा वो भारत का भारत में रहेगा। अब वही पर्यटक कहाँ जाता है कि वो बोले यार मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, या और अन्य देशों में जा रहा है। क्यों? वो भारतीय संपदा में इसलिए नहीं जाना पड़ता क्योंकि यार वहाँ डर लगता है उसे कि मार दिया जाएगा, अभद्रता होगी। कश्मीर में भी ये होता था। अब कश्मीरियों को देखो, वो इतने पोलाइट, इतने विनम्र दिखते हैं कि निश्चित रूप से उनका पर्यटन की आय बढ़ रही है, और क्योंकि उनका धंधा रोजी रोटी उसी से चल रहा है। ये हमें सीखने की ज़रूरत है। आज महाराष्ट्र में काम करने वाले लोग यदि उत्तर भारतीय सारे महाराष्ट्र छोड़ के चले जाएंगे तो महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू मॉडल है, जो आय का स्रोत है, वो लगभग 16% घट जाएगा।
15 से 16% घट जाएगा। तो क्या राज्य इसके लिए चिंतित है कि ये आय घट रही है, रेवेन्यू घट रहा है हमारा? इसके लिए जो राजनीतिक दल काम ही इसीलिए कर रहे हैं, उनको वही बात है कि उनकी कलम में पैसा भरा हुआ है, शाही नहीं है। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये हावी इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो लोगों के की भावनाओं से खेलना बहुत आसानी से जानते हैं। ये भाषा जो है वो भावनाओं का विषय है, राष्ट्र जो है, संस्कृति जो है, ये भावनाओं का विषय है, ये कोई प्रायोगिक विषय नहीं है। तो इसके लिए जो काम करने वाली ताकतें हैं वो सक्रिय होकर देश को विखंडन की तरफ बढ़ा रही है। हम लोग इनसे लड़ते जूझते रहते हैं, तब जाके हमारे योद्धा लगातार काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, मतलब हम जिस भी गति से चल रहे हैं, भगवती ने जो गति निर्धारित कर रखी है उस गति से हम चल रहे हैं। एक न एक दिन तो हिंदी का सूरज ये राष्ट्र जरूर देखेगा, ये मेरा विश्वास है। बच्चों के विषय में जो बच्चों को ये समझना चाहिए कि भाषाएं आपके करियर में बाधक नहीं है, भाषाएं रोजगार का विषय है। तो आप सीखिए भाषाएं, पर प्रेम अपनी भाषा से कीजिए, माँ से पहले प्रेम कीजिए, मौसियों से भी कीजिए, पर माँ का स्थान तो माँ का स्थान है, उसे तो अपना स्थान दीजिए। साथ साथ में जो आप 29, 28, ये माँ बाप की गलती ज़्यादा है। माता पिता कहते हैं ना कि अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी की कोचिंग लगाते हैं, अंग्रेजी, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत में केवल 2% बच्चे ही हैं जो विदेश में जाके काम करते हैं, बाकी 98% को यहीं काम करना है। हिंदुस्तान में MBA भी कर लेंगे तो टायर भी बेचना है तो हिंदुस्तान में बेचना है, हवाई जहाज भी बेचना है तो हिंदुस्तान में बेचना है, अमेरिका जाके नहीं बेचना है। तो हमें हिंदुस्तानी भाषा सीखनी चाहिए। हम उन्हें अंग्रेजी सिखाएंगे, वो अंग्रेजी बहुत पढ़ लिख लिया, अंग्रेजी में बहुत दक्ष हो गया, संपन्न हो गया, हमारे धार जिले की कुक्षी में चले जाए या अलीराजपुर में चले जाए या झाबुआ में चले जाए या पेटलावद में चले जाए या मेघनगर में चले जाए, वो टायर बेच पाएगा क्या? वो बीज अनाज बेच पाएगा क्या? वो साबुन बेच पाएगा क्या? अंग्रेजी में बोलेगा तो कितना बेच पाएगा? कुछ भी नहीं। तो हम पहले भारतीयता को सीखें। बुंदेलखंड में चले जाएगा तो हिंदी तो चल जाएगी, पर अंग्रेजी में अगर कुछ बोलेगा तो क्या होगा कि अगर आप भारत के बाजार को भारत विश्व का इस समय सबसे बड़ा बाजार है। हम 142 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार ही भारत है। आज गूगल जैसी बड़ी कंपनी हिंदी को में काम करने लग गई, भारतीय भाषाओं में काम करने लग गई। CEO जो बनते हैं वहाँ पे वो सत्य निडाल बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बड़ी से बड़ी कंपनियां अब हिंदी में काम कर रही है। UN में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा है। UN के एक आधिकारिक पृष्ठ भी हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में हो चुका है। हम इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अंग्रेजी विश्व में भी उतनी नहीं बोली जाती। महज 7-8% लोग हैं जो अंग्रेजी को बोलते हैं विश्व में मैंडरीन सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसको पीछे कर दिया है। तो हिंदी सबसे पहले आ चुकी है, फिर मैंडरीन है, फिर फ्रेंच है। तो अंग्रेजी तो इतने पूरे विश्व में ही नहीं बोली जाती। हम ही क्यों भाषाई गुलामी में लगे हुए हैं? चूंकि हम पर अंग्रेजों ने राज करा है, तो हम उनकी भाषा की गुलामी में आज भी तक है। आज हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, इन बच्चों को सीखना होगा और माँ बाप को भी हिंदी सिखाने पर जोर देना होगा। यदि बच्चों को हिंदी नहीं आती तो हीनता बोधक होना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस जगह पे पढ़ लिख पा रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, उस देश की भाषा ही आपको नहीं आती तो ये आपके लिए हीनता का बोधक है। एक विदेशी भाषा नहीं आएगी तो चल जाएगा। कौन सा आपके बच्चों को अमेरिका जाके व्यापार करना है? कौन सा आपके बच्चों को अमेरिका जाके अध्ययन करना है? कौन सा आपके बच्चों को अमेरिका में ही रहना है? फिर वो बच्चे भी देखिए जो माता पिता का निधन हो जाता है दुर्भाग्य से, और बच्चा अमेरिका से पैसा ट्रांसफर कर देता है कि मैं आ नहीं सकता। कोई समाज सेवी संस्था उनका अंतिम संस्कार कर दे, वीडियो भेज दे। तो आप भी तो देखिए कि आप किस भविष्य को गढ़ रहे हैं। अपने बच्चों में संस्कार देंगे तो ही ये बच्चे आपको आपकी मुक्ति तक पहुंचा पाएंगे, अन्यथा ये बच्चे भूल जाएंगे कि आप उनके माता पिता भी हैं। आप उनके लिए पुरुष और स्त्री बन के रह जाएंगे मात्र। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे अर्पण जी बात करके। तो ये थे हमारे साथ में हिंदी के वो योद्धा जो हिंदी के हस्ताक्षर भी कहे जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अर्पण जैन, जिसे अविचल कहते हैं। भारतीय भाषा पर उन्होंने बात करी, हिंदी भाषा पर बात करी और इस भारत के अनेक विषयों पर अपने तथ्य को रखा। आप राजीव टाइम्स के साथ बने रहें। पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।